अपने को। ठीक, जैसे कि आप बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप के लिए आप एक ले सकते हो, फर्स्ट ग्रुप जिसमें आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के बारे में बात करते हैं, उसके लिए हम एक लेंगे। या दूसरे तरीका से और कैसे डिफाइन करेंगे, जब सहसंयोजी बंध बनता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है, वही उसका वैलेंसी होता है। एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी 1 होगा, सेकंड ग्रुप का वैलेंसी 2 होगा। उसी प्रकार से अगर लास्ट तरफ जाते हो आप 17 नंबर पर हैलोजन में, तो वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसका वैलेंसी 1 होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होगा। जो आपको पता है उसी के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो गया साझा के हिसाब से वैलेंसी। अब यहाँ पर आते हैं, इस चैप्टर में आपको एसिड और बेस दिया रहता है, तो उसके हिसाब से वैलेंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए अगर मैं किसी एसिड के बारे में बात करता हूँ, मैं दो प्रकार का एसिड ले रहा हूँ यहाँ पर, एक लिया HCl और एक लिया H2SO4। ठीक, मैं एसिड की वैलेंसी के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। HCl को जब आप आयनित करते हो, इसका आयनन जब करते हैं डिसोसिएशन, आपको H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी क्षार की आवश्यकता होगी? इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना मोल यहाँ पर क्षार की आवश्यकता होगी, वह इस अम्ल की क्षारीयता कहलाएगी। ठीक, वैलेंसी को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं अम्ल क्षार के लिए। एक होता है बेसिसिटी, इसको क्षारीयता बोलते हैं, और एक होता है एसिडिटी, इसको हम अम्लीयता बोलते हैं। तो किसी अम्ल के लिए हम शब्द यूज करेंगे क्षारीयता, और किसी बेस के लिए, क्षार के लिए हम शब्द यूज करेंगे अम्लीयता। फिर से देखिएगा, इस अम्ल की मैं क्षारीयता को डिफाइन कर रहा हूं, तो कैसे डिफाइन कर रहा हूं? किसी अम्ल को उदासीन करने के लिए जितना मोल क्षार की आवश्यकता होगी, वह उस अम्ल की क्षारीयता कहलाती है। यहाँ पर आप मान सकते हो 1 मोल हाइड्रोक्साइड चाहिए आपको या 1 मोल क्षार चाहिए, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस अम्ल को 1 मोल क्षार की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इस अम्ल की क्षारीयता 1 होगी। क्लियर हो रहा है? ये अम्ल के लिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं क्षारीयता, ये इसका वैलेंसी है। दूसरा, इसी में देखोगे आप, यहाँ पर मैं H+ लेता हूं, तो यहाँ पर डिसोसिएट करेंगे तो 2 H मिलेगा और 1 SO4 2- मिलेगा। अब इसको मैं क्या करूंगा? न्यूट्रलाइज करूंगा इस एसिड को, तो यहाँ पर 2 मोल आपको हाइड्रोक्साइड चाहिए या 2 मोल क्षार की आवश्यकता होगी। तो इस किसी अम्ल के लिए, फिर से आओगे आप, इस अम्ल के लिए, इस अम्ल को उदासीन करने के लिए 2 मोल क्षार की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इस अम्ल की क्षारीयता 2 होगी। इस अम्ल की क्षारीयता 2 होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। HCl के लिए अपने को क्या मिला? 1 मिला। H2SO4 के लिए 2 मिला। उसी प्रकार से आप H3PO4 के लिए बात करोगे तो यहाँ पर 3H+ मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोक्साइड लगेंगे या 3 मोल क्षार लगेंगे, तो इसकी क्षारीयता 3 हो जाएगी। इस प्रकार से अपने को इसको डिफाइन करना है। तो किसी अम्ल की क्षारीयता हो गई। सेम आपको किसी बेस के बारे में बात करेंगे, क्षार के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे अम्लीयता। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैं इसको मिटा देता हूं, अब जो होच पोच हो रहा है उसको। तो किसी क्षार के लिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं अम्लीयता। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डिसॉल्व करोगे, सोडियम प्लस OH-। ठीक, अब इसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए अम्ल चाहिए होगा। तो किसी क्षार को उदासीन करने के लिए जितना मोल अम्ल की आवश्यकता होगी, वह उस क्षार की अम्लीयता कहलाएगी।
उस क्षार की अम्लीयता कहलाएगी, ऐसा इसको जोड़ा जाता है। तो क्षार के लिए हम अम्लीयता शब्द का यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप बात करोगे तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, डिजोल्व करोगे, डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पर 2 मोल अम्ल लगेगा, तो इसकी क्षारीयता अम्लीयता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको इसको निकालना है। और ये जो अम्लीयता और क्षारीयता बोल रहा हूँ, यही इसका क्या है, वैलेंसी है। क्लियर हो रहा है स्वाति? यस सर। नविता क्लियर हुआ? यस सर। ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको आपको अच्छा से क्लियर रखना है। ये जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये यूज होता है। तो छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसके बगैर केमिस्ट्री पूरा पूरा अधूरा रहता है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहे हैं सर, मैं इसको समझाने के लिए ही स्लो चल रहा हूँ। जैसे ही मैं चैप्टर में घुसूंगा, इस प्रकार से स्लो आपको नहीं मिलेगा। पूरा मैं एक डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम बनाकर सीधा मैं क्वेश्चन पर आऊँगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा हम उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। कंपटीशन व्यू से ही चलना है अपने को। मैं टेक्स्ट बुक को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा टेक्स्ट बुक आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए ही सब चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। अपना प्रॉब्लम था यहाँ पर वैलेंसी का। वैलेंसी है क्या? तो वैलेंसी को हम इस प्रकार से डिफाइन किए। अपना एक फॉर्मूला ऐसा मिल गया है, ये लीटर में है। अब इसी को मैं ml में चेंज करूंगा। तो ml में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं अब ml में लिया तो फिर से मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, ओवरऑल 1000 में डिवाइड करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, ये 1000 आ गया ऊपर में। ये आपका हो गया नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला। अब ई के लिए जो समस्या है मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, मोलर मास बटे वैलेंसी। आगे इसी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, आपके सोच के हाइट को कहाँ तक ले जाएगा, एग्जाम सेट करने वाला देखते हैं। अब आगे आप इसको रट्टा मार के रखे होंगे, यहीं पर यहीं से आगे आपका प्रॉब्लम शुरू होगा। अब आपको पूछा जाता है, आपको एक नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, कोई फलाना दिया हुआ है, कोई फलाना कंपाउंड दिया हुआ है XYZ, और उसका आपको एक नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका कितना ग्राम की आवश्यकता होगी। आप सीधा क्या करोगे, WB इज इक्वल टू NeV ml में डिवाइड बाई 1000, रट्टा मार लो इसको, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे। आपको एक नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है कोई भी कंपाउंड का, तो उसका कितना ग्राम लेना पड़ेगा, सीधा सीधा कैलकुलेट करना है ऐसे। अगला इसी को, इस प्रॉब्लम को कहाँ कहाँ तक ले जा सकता है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए इसको और आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले बताया ई का वैल्यू क्या होता है। तो n बराबर WB इंटू 1000 डिवाइड बाई, ई को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास लिख सकता हूँ। और ये किसका मोलर मास है, घटक बी का ही मोलर मास है, बटा संयोजकता ले सकता हूँ वैलेंसी। ठीक, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ भी हम भी का यूज किए हैं। ठीक, MB वैलेंसी, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम देगा वहाँ पर वैलेंसी यूज नहीं करेगा। वो वैलेंसी यूज नहीं करेगा तो क्या करेगा वो देखते हैं, आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इसको। अब देखो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ इसको, WB बटे MB, और यहाँ पर है 1000 डिवाइड बाई V ml में, ये वैलेंसी बटा में है, ओवरऑल ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर कर दिया इसको मैं। ठीक, अब देखो आप यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, दिख रहा है सेम शिल्पी? यहाँ देखो ये भी है, यहाँ देखो और यहाँ देखो, बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहीं से क्वेश्चन सेट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर फिर से एक और पॉइंट मिल गया आपको M, इतना को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़ा M लिख सकता हूँ जो कि मोलर है, इनटू यहाँ पर हो गया वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, क्या होगा अब ये, N इज इक्वल टू M इंटू एसिडिटी। ये किसके लिए होगा, किसी क्षार के लिए, किसी अम्ल के लिए क्या होगा, N इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, कहाँ गया यार? यस सर। मैं ही गायब हो गया पूरा, दिख तो रहा है ना आपको? यस सर। हाँ ठीक,
N इज इक्वल टू एम इंटू बेसिसिटी, क्षारीयता, ये किसी अम्ल के लिए हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वही है, लेकिन आपके सोच का लेवल कहाँ तक जा सकता है आपको खुद डिसाइड करना है, खुद निकालना है इसको। तो इस प्रकार से आप इसको आगे ले जा सकते हो। इसी प्रॉब्लम को और आगे ले जा सकता है, वो कैसे ले जा सकता है देखते हैं। और इसको बहुत सारे फॉर्म पर आपको दिया जा सकता है। तो ये सब सोच के ऊपर है आपका, कहाँ कहाँ तक सोच सकते हो। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एक और पॉइंट है। अभी मैं वैलेंसी को हटाता हूँ यहाँ पर। तो E बराबर हम लिए थे मोलर मास B का और वैलेंसी, ठीक ऐसा लिए थे हम यहाँ पर MB और MB। ठीक, यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पर मैं फिर से आता हूँ और यहाँ से फिर स्टार्ट करता हूँ इसको। वैलेंसी बराबर क्या लिख सकता हूँ, वैलेंसी बराबर MB डिवाइड बाई E। ठीक, वहाँ से ना आके यहाँ से आ जाओ, सीधा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, वैलेंसी को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको वही कर रहा हूँ। N इज इक्वल टू लिख रहा हूँ WB MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V ml, और वैलेंसी के जगह में मैं रख दिया MB और E। ठीक, इसको मैं क्या बोला था, M बोला था, काटना नहीं है ना, काटेंगे तो फिर से आप पुनः वापस चले जाओगे। M इंटू MB डिवाइड बाई E, या बोल सकते हो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है MB। तो आपको समझना है क्या पूछा जा रहा है। ये आपका क्या है, मोलर है ना, मोलरता है ये, यहाँ से लिया हूँ M, ये मोलरता है, ये आपका द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान, ये आपका विलेय का तुल्यांकी भार है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं। आपको सोचना है कहाँ तक ले जा रहा है इस प्रॉब्लम को। समझ में आया ये तीनों पॉइंट, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, ये 3 पॉइंट हो गया। अभी तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर हम नहीं देखे हैं, अभी तक मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसका, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसको ले जाना है। जैसे कि मोल फ्रैक्शन में समझाया था, वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आप इसका प्रॉब्लम बना सकते हो। अब इसका यूनिट देखते हैं, समझ में तो आ गया ना, कहीं पर कोई डाउट थोड़ी इसमें। नॉर्मलता क्या क्या किया हूँ, आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारा यहाँ पर रिलेशन आपको मिलते जाएगा। अब इसका जो यूनिट है, यूनिट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जब क्वेश्चन पूछता है। तो इसका यूनिट क्या 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 होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप डेफिनेशन को देखोगे और वहीं से इसका यूनिट बनाओगे। तो यहाँ पर यूनिट इसका जो होगा, हम बोले यहाँ पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, या लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या सांद्रता है। ये सांद्रता को हम क्या लेते हैं, यहाँ पर मोल, क्योंकि मोलों की संख्या ले रहा हूँ, मोल 1 लीटर में या कितना लीटर में, तो प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, किसको, मोलालिटी को। इसको हम बोलते हैं, एम के लिए हम यूनिट क्या लेंगे, ये होता है मोलल प्रति लीटर, और ये हो जाएगा एन के लिए ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट के लिए सिंपली इस प्रकार से लेते हैं, और ये प्रति लीटर। इस प्रकार से इसका यूनिट लिया जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पर भी आपको पूछा जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है यहाँ पर। पहला जो हम लिए थे मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। अनुपात होने के कारण से यहाँ पर टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुपात होने के कारण से जितना घटक ए प्रभावित होगा उतना ही घटक बी प्रभावित होता है, एक दूसरे के प्रभाव को ओवरऑल कैंसिल कर देता है। इस कारण से मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा मैं बात करता हूँ मोलारिटी।
मोलरता पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 लीटर विलियन में क्या क्या उपस्थित है, सॉल्वेंट भी उपस्थित है और सॉल्यूट भी उपस्थित है। 1 लीटर के अंदर में यदि आप इसको गर्म करते हो, पानी उड़ जाएगा। अगर पानी विलायक है, पानी उड़ जाएगा, सॉल्यूट बचा रहेगा, विलेय बचा रहेगा, सॉल्वेंट उड़ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर जो 1 लीटर का जो रेशियो था वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ने के कारण से मोलारिटी टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ जाता है, इस कारण से ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तीसरा लेता हूँ मोलालिटी। तो इस पर देखोगे आप, यहाँ पर हम क्या किए, जब हम इसको परिभाषित किए, पहले ही हम 1 किलोग्राम क्या लिए हैं, विलायक लिए हैं, उस पर ऐड कर दिए विलेय को, अलग से ऐड किए हैं। ठीक, अलग से ऐड किए हैं, उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है उसको हम मोलल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। इसलिए हम पहले से इसको फिक्स कर दिए, 1000 ग्राम में विलेय को घोल चुके हैं, पहले से ही फिक्स कर दिए। इस कारण से टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। जो चौथा है नॉर्मेलिटी, तो इस पर भी बात करोगे आप। हम 1 लीटर के अंदर में देखे थे 1 लीटर बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जैसा कि हम मोलारिटी पर बात किए थे, इसलिए यहाँ पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसको भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी सांद्रता या कौन सा टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ताप से स्वतंत्र होता है। तो ये दोनों ताप से स्वतंत्र है, ताप के प्रभाव से, जबकि ये दोनों प्रभावित होगा। या जितना भी और टर्म देखते हो, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, ये आयतन प्रतिशत, या फॉर्मेलिटी अभी देखेंगे, और क्या क्या होता है पीपीएम वगैरह, जो भी है सब छोटा छोटा टर्म है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन तो सब मेन क्वेश्चन यहीं से आता है। तो इसमें देखोगे आप, तो इस प्रकार से ये दोनों प्रभावित होगा और ये दोनों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अब इसमें देखते हैं ये जो मोलारिटी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है पूरा। आपको लग रहा होगा कि खत्म हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर फिर से और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको डिस्कस करना है। जितना भी हम अध्ययन करते हैं, जो अपने केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, जनरली हम यहाँ से अध्ययन करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम मोलालिटी का यूज करते हैं। जैसे कि आप सॉल्यूशन को पढ़ते हो और वहाँ पर हम ताप का प्रभाव के बारे में भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, तो ये सीधा सीधा ताप को ही परिभाषित करता है। फ्रीजिंग पॉइंट सीधा सीधा ये टेम्परेचर को ही डिफाइन करता है। तो ऐसा कुछ टर्म्स है जहाँ पर टेम्परेचर के बगैर काम नहीं होना है, तो वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड पोर्शन है वहाँ पर हम मोलालिटी का यूज करेंगे, और जहाँ पर टेम्परेचर से स्वतंत्र वाला काम है, टेम्परेचर का यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर मोलारिटी का यूज करते हैं। तो जनरली जो केमिस्ट्री में चलता है वो मोलारिटी ही चलता है, कुछ पॉइंट को छोड़ के। ठीक, नॉर्मलता तो ये दोनों साथ साथ लगा रहता है, और दोनों में किस प्रकार से रिलेशन है अभी निकाल के देखे हैं। N = m इंटू वैलेंसी, इस प्रकार से देखे हैं, तो दोनों साथ साथ चलता है। इसलिए जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो साथ में कंबाइनिंगली ये ज्वाइंटली कहाँ कौन आ जा रहा है, नॉर्मेलिटी आ जा रहा है, या कभी नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर रहा है तो वो ज्वाइंटली ये भी आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, दोनों का रिलेशन बना रहता है। कभी मोलारिटी देकर नॉर्मेलिटी के टर्म पर आपको आंसर पूछेगा, कभी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन देकर मोलारिटी के टर्म पर आपको आंसर पूछेगा। तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि आप देखना चाहो, अगर एक मोल H2SO4 लिया गया, ठीक, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक, मैं इसी के यूनिट पर ले रहा हूँ, 1 मोल प्रति लीटर H2SO4 लिया गया, तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर मोलर m का वैल्यू आपको 1 दिया है, वैलेंसी H2SO4 के लिए कुछ देर पहले देखे 2, तो N = यहाँ पर क्या हो गया, 2 इक्विवेलेंट प्रति लीटर। तो ऐसे ही यहाँ पर रिलेशन होता है। प्रॉब्लम आप देखेंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों में रिलेशन करना है और निकालना है। अभी जो बात कर रहे थे यहाँ पर m = ऐसा है यहाँ पर। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हुए चलते हैं।
जब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर दिए, डाइल्यूट करने पर, ठीक, मान लेते हैं सपोज पहले ये जो डाइल्यूट करने से पहले, डाइल्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर, डाइल्यूट करने से पहले सॉल्यूशन का मोलरता m1 था। उस टाइम पे उसका जो आयतन था, सॉल्यूशन का आयतन V1 था। डाइल्यूट करने के बाद इसका जो मोलारिटी है वो m2 है और इसका आयतन V2 हो गया। डाइल्यूट कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं उस वहाँ पर आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, तो स्वाभाविक बात है पहले जो आयतन था उससे आयतन V2 में ज़्यादा होगा। डाइल्यूट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों में अब किस प्रकार से रिलेशन है, डाइल्यूट जब हम करते हैं तो दोनों में सीधा सीधा रिलेशन आपको कुछ ऐसा मिलता है। डाइल्यूट करने पर आपको ऐसा रिलेशन लेना पड़ेगा। सीधा उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी सॉल्यूशन कोई विलयन है जिसकी सांद्रता दे दिया जाएगा, कुछ पॉइंट m1 है और उसका आयतन हम V1 लिए हैं, उसमें हम 50 ml विलायक को ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिए। ठीक, उसमें हम 50 ml ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिए, तो नया उसकी सांद्रता क्या होगा, तो V2 बराबर क्या हो रहा है, V1 प्लस, मैं यहाँ पर 50 ml यूज किया था तो 50 को जोड़ूंगा, या यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा वो आपको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा V2। ठीक, आपको क्वेश्चन को समझना है, आपका सोच उस लेवल तक ले जाना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी को समझते हुए क्वेश्चन पर आगे बढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया m1 V1 इज इक्वल टू m2 V2। अब यदि ये क्या करता है, एक और प्रॉब्लम करता है, ऐसा ना करके आपको दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देगा। दो सॉल्यूशन अलग अलग लिया और दोनों का एक निश्चित क्वांटिटी, एक निश्चित आयतन लेकर वो मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बोलता है अब जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है आपका, उसकी सांद्रता क्या होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, माना यहाँ पर मिक्सचर पर ना दो सॉल्यूशन को, दो विलयन को मिक्स करने पर मिक्सचर जो मिश्रण तैयार होगा, मिश्रण की सांद्रता क्या होगी। तो मिश्रण की सांद्रता क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहला विलयन, इसका सांद्रता m1 था और उसका आयतन हम V1 लिए। दूसरा सॉल्यूशन था जिसका सांद्रता m2 था, उसका आयतन हम V2 लिए। अब जो मिक्सचर है उसका सांद्रता m3 होगा, जिसको अपने को निकालना है। अब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन है उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो जो नया आयतन बनेगा मिक्सचर, उसका आयतन हो गया V3, और ये V3 बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। यही सब चीज को समझना होता है यहाँ पर। तो जो नया फार्मूला अपने को मिल के आएगा, वो फार्मूला अपने को मिलेगा m1 V1 और m2 V2 को हम उसमें ऐड कर दिए, मिक्स कर दिए। मिक्स करने पर नया आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है और क्रिएट करके बनाया जाता है। तो जनरली जो आयतन संबंधित जितना भी क्वेश्चन है, हम अभी तक बात कर रहे हैं मोलों की संख्या पर, ये भी सब क्या है, मोल की संख्या ही है। और मोल की संख्या को चेंज करके हम मोलर बोले, मोलल बोले या तो नॉर्मल बोले, इसी प्रकार से अलग अलग अब शब्द से इसको जान रहे हैं मोल को। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी आयतन संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सांद्रता पर जाना है। जैसे कि हम पीएच पर अगर बात करेंगे, जब चैप्टर पर चलेंगे अम्ल वाले चैप्टर पर, तो वहाँ पर हम एक शब्द सुनते हैं पीएच। पीएच को कैलकुलेट करने के लिए भी अपने को इवन सांद्रता चाहिए। दो पीएच मान, अलग अलग मान वाले विलयन को हम मिक्स करते हैं तो भी अपने को सांद्रता पर ही जाकर बनाना पड़ता है। तो ये सांद्रता निकालने की विधि है ये सब, और इसको आपको अच्छा से दिमाग में बैठा लेना है। कहीं भी प्रॉब्लम जैसे मिलता है आपको ट्रिक करेगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लेना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको यहाँ से ढूंढ के निकालना है। तो अब मैं क्लास को लीव करता हूँ।
आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत है तो बताइए, क्लियर करता हूँ। फिर आज का क्लास छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे मंडे को। कहीं पर कोई दिक्कत है? अब इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा। कुछ मैं पोस्ट करूंगा आपको, कुछ आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या जितना ट्राई कर रहे हैं वहां तक को सॉल्व करके आप भेजिएगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा। किसी को कुछ पूछना है? शिल्पी? नो सर, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा न्यूमेरिकल। हाँ, तो अभी अभी का ये जो फंडा है, कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया? ये क्लियर है, ये क्लियर ये है क्लियर है ना? क्षमा मैडम, यस सर। आयुष, यस सर। पूनम मैडम आप बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलिए आप। क्लियर हो रहा है ये सब? कॉन्सेप्ट तो Yes, क्लियर sir. हो रहा है ना? क्या क्या हो रहा है, Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खोलेंगे तो फटाफट बनते जाएगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेंसिटी वाला प्रॉब्लम आपको भूलना नहीं है। कहीं पर डेंसिटी लिखा है, आयतन दिया हुआ है, तो आपको सीधा आयतन और डेंसिटी को गुणा करके मास निकालना है। क्लियरली है ये, आयतन और डेंसिटी दिया हुआ है कहीं पर प्रॉब्लम में, तो सीधा सीधा आपको मास में चेंज करना है। मास चेंज करके आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, सांद्रता निकाल सकते हो, बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, सबको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको भी नहीं छोड़ना है, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं ये फंसेगा आपका। ये सब चीज को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और जितना सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है पूरा डिस्कस हो गया है। नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, ये सब चीज यहाँ पर पूरा कवर हो गया। अब हम सीधा आगे बढ़ेंगे चैप्टर पर। अगर अगर चाहेंगे तो मैं इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर मैं सीधा चैप्टर पर आगे बढ़कर सीधा आपको एक रूपरेखा तैयार करूंगा किसी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर उठाऊंगा। आप जो पढ़ना चाहें या तो सजेस्ट कर सकते हो, मेरे को ये पढ़ना है स्टार्टिंग में, तो मैं उसी को पढ़ा दूंगा, जो पढ़ना चाहो आप। फिर उसका डायग्राम व्यू देखेंगे और सीधा उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए, प्रॉब्लम देखते हुए चलेंगे सीधा कंपटीशन व्यू पर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक को आपको नहीं पढ़ाऊंगा। टेक्स्ट बुक अभी तक मैं पढ़ाया और अपने हिसाब से उसको आपको समझाने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत था आपको ये सब चीज़ को समझने का। अगर आगे कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो फिर हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मैथमेटिकल टर्म्स जो था केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर सीधा सीधा अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। यस सर।